तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नागरिकता या सिटीजनशिप। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जानेंगे कि आखिर नागरिकता क्या होती है, नागरिकता हमें भारत की किस प्रकार से मिल सकती है, कैसे हमारी नागरिकता का लॉस हो सकता है, ठीक है। और नागरिकता से जुड़े हुए संशोधन, मतलब नागरिकता से जुड़ा हुआ जितना भी एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड हमारा मैटर है वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे आते हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करना पड़ता है। बोर्ड पे मैं पहले से लिख के रखता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम से कम टाइम में आपको पूरा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता या सिटीजनशिप, ठीक है। तो लेट्स द टॉक अबाउट व्हाट इज़ द सिटीजनशिप, कि किसी भी देश की नागरिकता आखिर है क्या। तो नागरिकता एक तरह से आप कह लें पहचान, किसी भी देश के आप नागरिक हैं तो वो आपकी पहचान है कि आप किस देश के नागरिक हैं। अगर किसी देश के आप नागरिक हैं तो वहाँ पे आपको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है, ठीक है। देश में जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग करने का आपको अधिकार मिलता है, और भी कई ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं जो विदेशी लोगों को नहीं मिलती, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता का जो वर्णन हमारे संविधान में है वो भाग 2 में किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से 11 या 5 to 11। तो अब नागरिकता की बात आती है तो नागरिकता से जुड़े हुए एक दो टर्म हैं कि आखिर एकल नागरिकता क्या है और दोहरी नागरिकता क्या है। अगर हम कई देशों को देखें तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है और हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। तो इन दोनों टर्म्स को हमें ज़रा क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर ये एकल नागरिकता क्या है और ये दोहरी नागरिकता क्या है। तो देखिए, सपोज दैट आप अमेरिका का एग्जांपल लीजिए। तो आप अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ के नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता दी जाती है। सपोज दैट आप कैलिफोर्निया में रहते हैं तो एक पहचान होगी आपकी कैलिफोर्निया की और दूसरी पहचान आपकी होगी अमेरिका की। और अपने इंडिया में देखें तो इंडिया में सिर्फ आप भारत के नागरिक कहे जाते हैं। सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपकी उत्तर प्रदेश की कोई भी पहचान नहीं होती है। आपका जो आधार कार्ड है या जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें क्या मेंशन होता है, इंडिया, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस व्यवस्था को अपनाया गया है, एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। अब यहाँ पे एक फैक्ट आपका जुड़ जाता है कि आखिर ये सिंगल सिटीजनशिप की जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है। तो ये हमारी सिंगल सिटीजनशिप की जो व्यवस्था है ये ली गई है नाइजीरिया से। कहाँ से ली गई है, नाइजीरिया से। ये बात आपको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेनी है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो नाइजीरिया के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं कि नागरिकता से जुड़े हुए नियम बनाने का अधिकार आखिर भारत में किसको है, कौन डिसाइड करेगा कि किसको हम भारत का नागरिक माने और किसको ना माने। तो हमारा ये जो पावर दिया गया है वो दिया गया है हमारी पार्लियामेंट को या हमारी संसद को। और पावर का सोर्स क्या है, आर्टिकल 11। यानी कि आर्टिकल 11 में साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि नागरिकता से जुड़े हुए नियमों को बनाने का अनन्य अधिकार या यूनिवर्सल राइट्स किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को, यानी कि हमारी संसद को, ठीक है। और इसी आर्टिकल का यूज़ करते हुए संसद ने एक अधिनियम बनाया 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है। इसके हिसाब से कुछ रूल्स डिसाइड किए गए कि आखिर हम नागरिकता को किस किस प्रकार से देंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो देखना ही चाहिए, साथ में जनरल लोग भी देख सकते हैं, आखिर उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि वो भारत देश में रह रहे हैं तो यहाँ की नागरिकता किस प्रकार से मिलती है, क्या सिस्टम है, ठीक है। तो अब देखिए 1955 का जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है आखिर वो क्या कहता है कि हमें नागरिकता की प्राप्ति या गेन कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो बाई बर्थ, अगर आपका जन्म इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री में होता है, ठीक है, यानी भारत के अंदर आप जन्म लेते हैं और आपके माता पिता दोनों क्या है, भारतीय नागरिक हैं, तो आपको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, यानी आप भी भारतीय नागरिक कहे जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, बाई किनशिप या रक्त संबंध, जिसको हम सिंपल भाषा में ब्लड रिलेशन समझ सकते हैं, ठीक है।
सपोज दैट आपका जन्म जो है वो भारत के बाहर भी हुआ है, लेकिन आपके माता पिता कहाँ हैं? भारत का, यानी आपका रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन किससे है? अपने माता पिता से, और वो निवासी हैं इंडिया के, तो आपको भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। फिर तीसरा टर्म है आवेदन या बाय रजिस्ट्रेशन। तो आप इंडिया की नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कौन कौन से लोग हैं जो भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इनमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक है PIO। PIO का मतलब होता है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या मतलब होता है इसका? PIO का मतलब होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी कि इसको समझते हैं हम लोग कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आखिर है क्या? तो ऐसे लोग जिनके पूर्वज भारत के हैं, ठीक है, यानी जिनके दादा परदादा भारत में निवास करते थे और वो लोग अब बाहर रहने कमाने खाने चले गए हैं, तो ऐसे लोग इंडिया की सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई भारत का नागरिक किसी भी विदेशी से विवाह करता है या मैरिज करता है, तो उसके पार्टनर को भी ये अधिकार होगा कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपनी नागरिकता के लिए। ठीक है। फिर चौथा टर्म हमारा क्या है? देशीकरण या नेचुरलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में 12 साल से रह रहा हो, ठीक है, 12 साल से अगर वो भारत में निवास कर रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। फिर अगला टर्म है विलय के द्वारा या इनकॉर्पोरेशन। तो विलय के द्वारा का क्या मतलब होता है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो भाग 1 मैंने संघ एवं राज्य क्षेत्र में आपको बताया था कि किस तरह दूसरे देश के किसी हिस्से का विलय भारत में किया जा सकता है। तो अगर ऐसे किसी देश का विलय या किसी देश के एक भाग का विलय भारत में किया जाएगा तो उसके नागरिकों को अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिक्किम का विलय जो है भारत में किया गया था। तो आप जरा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि मैंने क्या बताया था कि किस संशोधन के तहत सिक्किम का विलय भारत में किया गया था। अगर याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो फिर से देख लीजिएगा जो पहली वाली है। ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जिनके द्वारा हमको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक। अब बात करते हैं कि नागरिकता प्राप्त तो हो गई, लेकिन नागरिकता की हानि या लॉस कैसे हो सकता है? हमारी नागरिकता जा कैसे सकती है? तो जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसके तहत 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हमारी नागरिकता का लॉस या सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है। तो पहला क्या है? परित्याग या रिनंशिएशन। आप अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता को छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग अभी हाल ही में आपने देखा होगा जिनको इंडिया में डर लग रहा था भारत में रहने से, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता को छोड़ सकते हैं। तो जिन लोगों को भारत में डर लगता है उनको ये रूल जो है वो फॉलो करना चाहिए। और समाप्ति या टर्मिनेशन। अब देखिए, आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने आपको बताया कि जो नागरिकता है वो आर्टिकल 5 से 11 तक मेंशन है, लेकिन मैंने सारे आर्टिकल जो है आपसे डिस्कस नहीं किए। क्यों नहीं किए? देखिए, अगर आपको संविधान का नॉलेज चाहिए तो नॉलेज तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए एग्जाम में काम आए। हमको यहाँ पे नॉलेज नहीं गेन करना, हमें नॉलेज सिर्फ उतना गेन करना है जो हमें एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सके। ठीक है। तो अब यहाँ पे बस 2 आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने एक डिस्कस कर दिया था, आर्टिकल 11, और दूसरा आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 9। ठीक। तो आर्टिकल 9 क्या है? आर्टिकल 9 आपकी नागरिकता की समाप्ति को बताता है, यानी अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, ठीक है, सपोज दैट आमिर खान को इंडिया में डर लगता है कल को वो पाकिस्तान चले जाएं या अफगानिस्तान चले जाएं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लें, तो उनकी इंडिया की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 9। ठीक। तीसरा है वंचन या डिप्रीवेशन। तो इसका क्या मतलब है? वंचन का मतलब है कि कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिनके बेसिस पे इंडियन पार्लियामेंट आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, जो इंसान बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन होगा उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। ठीक। यानी कि अगर आप बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन हैं तो आप पे वंचन वाला जो प्रावधान है वो लागू
नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक टर्म हमारा रह गया, हमने PIO आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब दूसरा टर्म हमारा है OCI, यानी कि ओवरसीज इंडियंस। ओवरसीज इंडियंस का मतलब क्या है? समुद्र के पार रहने वाले भारतीय। ठीक, तो देखिए ओवरसीज इंडियन का जो लाभ है वो 16 देश के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए एक तरह से इंडिया का नागरिक नहीं है ये, इसको बस कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा दी जाती हैं। तो वो क्या क्या सुविधाएं हैं हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो है कि उसको वीज़ा नहीं बनवाना पड़ेगा अगर वो इंडिया आता है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको दूसरे विदेशी लोगों से कुछ छूट मिलेगी या कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा। तीसरा क्या है, एजुकेशन सेक्टर में इनके लिए कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं। किसके लिए? OCI के लिए। ठीक है ना, और ये जो OCI कार्ड है ये 16 देश के लोगों के लिए बनाया जाता है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, 16 कंट्रीज तो याद ही रखनी है, नाम नहीं याद रखने, सिर्फ नंबर याद रखनी कि 16 देशों के लिए OCI कार्ड बनता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि किन किन देशों के लिए नहीं बनता है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान। रीज़न भी है, अगर हम उनके लिए OCI कार्ड बना दें और उनको ये सुविधा दे दें कि आओ भाई बिना वीज़ा के हमारे यहाँ रहो आके, तो हो सकता है कल को बम बेचने लगें। ठीक है ना, कहाँ कहाँ बम बेचेंगे पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए OCI कार्ड जो है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक, और एक बात, अब क्या किया गया है, OCI और PIO को मर्ज कर दिया गया आपस में। जो OCI और PIO वाला जो सिस्टम था उसको मर्ज करके बना दिया गया है सीधे सीधे OCI कार्ड होल्डर। क्या बना दिया गया है? OCI कार्ड होल्डर। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि ये जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम था इसमें कुछ संशोधन भी किया गया। देखिए संशोधन के टॉपिक पे अगर हम जाएं तो ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, ये मेंस का टॉपिक बन जाता है, IAS PCS UPSC का मेंस का। तो इसको हम संशोधन जो है वो किसी अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम एक थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जो हमारे प्री एग्जाम में SSC, रेलवे, बैंक वगैरह के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संशोधन कब किया गया? 2019 में। संशोधन में किया क्या गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी जो माइग्रेट करके इंडिया आए थे उत्पीड़न का शिकार, यानी कि आपको मैंने जब बताया था तो अपना इंडिया क्या है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे मुस्लिम धर्म को प्रायोरिटी दी जाती है, अन्य धर्मों के साथ उत्पीड़न होता है। ठीक है, तो वो कैसे में करते क्या, माइग्रेट करके इंडिया आ जाते हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ये हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 रिलीजन के जो लोग इंडिया आए उनको यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए एक शर्त और है कि 5 साल आपको इंडिया में रहना अनिवार्य है। अगर आप 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं, आप इन 6 धर्मों में से किन्हीं एक धर्म से रिलेटेड हैं, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा नागरिकता का टॉपिक। आई होप आप सबको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि इससे आपका एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा होने वाला है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।